किया है ना, ओके ओके। कोड हमने ये अपना, आपका यहाँ हमारे कॉलेज में कोई फ्रेंड है क्या अपने के क्लास में? यस है, दिव्या। दिव्या और ऐश्वर्या और ओ, साक्षी भी है। ओके ओके, फिर तो ठीक है, फिर ठीक है। फिर उनसे आप जो भी डिटेल्स है आप ले सकते हो क्लासरूम वगैरह का। ओके सर। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमने ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें कवर की है। फर्स्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस, हेलो एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है क्या? तो सबसे पहले हमने जो है सेक्शन, हमने अभी तक जो है कवर किया सेक्शन 1 जो कि शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का है, जिसमें हमने 3 बातें पढ़ी थी कि सेक्शन 1, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, दिस इज अप्लीकेबल थ्रू आउट द इंडिया। ये 3 बातें हमने पढ़ी थी सेक्शन 1 में, ठीक है। अब हमें सेक्शन 2 हमने देखा था, सेक्शन 2 जिसमें हमने सब सेक्शन 7 देखा था, ठीक है। पहले सब सेक्शन 25A देखा था जो कि इंडिया को डिफाइन करता था, इंडिया को डिफाइन करता था, इंडिया का डेफिनेशन था यहाँ पे। और उसके बाद हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 पढ़ा जो कि हमारा असेसमेंट, ये असेसमेंट को, एसएससी को डिफाइन करता है। किसको बच्चों? एसएससी को डिफाइन करता है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 जो कि असेसमेंट वर्ड को डिफाइन करता है, असेस। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 जो कि हमारा एसएससी को डिफाइन करता है। उसके बाद पढ़ा हमने सेक्शन 3 जो कि हमारा असेसमेंट, एसएससी नहीं, ये असेसमेंट ईयर है, असेसमेंट ईयर है ये, सॉरी। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर और एक डेफिनेशन पढ़ा था जिसका हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 जो कि हमारा प्रीवियस ईयर, सॉरी, पर्सन का डिफाइन करता था। ये अभी तक हमने, और एक हमने एक चीज और पढ़ा इसके साथ, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वो भी हमने देखा था। तो अब तक हमने टैक्स में ये सारे, यहाँ पे हमने ये टाइटल शॉर्ट टाइटल हमने देखा था ये सेक्शन 1 में। तो ये अभी तक हमने बेसिकली ये जो है इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कवर किया। और हमने और कुछ बेसिक चीजें देखा था, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्यों कलेक्ट किया जाता है, दिस आर दी बेसिक थिंग्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हैं स्क्रीन पे आपके, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, बराबर है। किसी को कोई प्री प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया है आप लोगों को? हेलो, ये सारे पॉइंट और आई होप आपने ये सारी चीजें नोटबुक में नोट डाउन कर भी ली होगी। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है। चलिए, व्हाट इज अ टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स? चलिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। हेलो, कैन यू सेंड दिस?
सीट क्यों करेगी, अभी तो इसमें कुछ हमने लिखा ही नहीं है, ये सब नॉर्मल चीजें ही है। सीट मैं सेंड करूंगा तभी। ऑलरेडी नोट्स तो मैंने, ये नोट्स आपको गूगल क्लासरूम में भेज दिया है। ये नोट्स आपको मिल चुका होगा, मिला है ना ये नोट? हेलो, बराबर है? तो सीट का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब रफ वर्क है। ठीक? जैसे ही वो सीट का रिक्वायरमेंट होगा डेफिनेटली वो भी मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा, डोंट वरी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए सर, कैन यू शेयर? ओके, हो गया, आगे बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स? व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स? टैक्सेबल इवेंट क्या है हमारे इनकम टैक्स का? बोलिए, मैंने ये पहले भी बता दिया है। व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स? मैंने बताया था ऑलरेडी। यस, रोल नंबर 42, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस, टेल मी। देखो, हमने बताया था कि कोई भी टैक्स अगर कलेक्ट किया हो जाता है, अगर कोई भी टैक्स लेविड होता है तो उसके पीछे का एक कोई टैक्सेबल इवेंट होता है। अब टैक्सेबल इवेंट जो है हमने बताया था, टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स इज द इनकम। इफ एनी पर्सन इज जनरेटिंग इनकम by using Indian resources directly or indirectly, then that particular person is liable to pay income tax to the Indian government. Is clear? तो यहाँ पे टैक्सेबल इवेंट क्या हो गया बच्चों? टैक्सेबल इवेंट क्या है हमारा? टैक्सेबल इवेंट इज अ इनकम। अब वापस अगर कोई पूछे तो प्लीज ये चीजों को ध्यान में रखो। टैक्सेबल इवेंट क्या है बच्चों? आपका इनकम है। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट ऑफ इनकम टैक्स? व्हाट इज द इनकम। टैक्सेबल इनकम टैक्स? इज अ इनकम। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो, छोटे छोटे पॉइंट, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इनकम टैक्स कलेक्ट कौन करता है? कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट। विच गवर्नमेंट? यस, डेफिनेटली करेक्ट, गवर्नमेंट, absolutely correct, but which government? You have to clearly specified. Very good, सेंट्रल roll एंड number 20. No, no, state government are not going to collect the income tax. State government नहीं collect करता। ये प्योरली जो है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का के अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री आता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में सीबीडीटी आता है। सीबीडीटी का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये कलेक्ट करते हैं बेसिकली। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्सेस है कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स। देखो, वापस आप लोग मिस्टेक कर रहे थे, इसलिए अब मैं आपको आता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए, अब हमारे पास चार लोग हैं, ठीक है? चार लोग हैं और मान लेते हैं चार लोग। माइक अनम्यूट करिए। हेलो, एक तो रोल नंबर, चलिए 36 अनम्यूट कर लीजिए। 34 दिव्या, एक और क्या है, चिन्मया, चिन्मयी, सॉरी चिन्मयी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। चिन्मयी, माइक अनम्यूट करिए आप लोग। चलिए, तीनों फटाफट अनम्यूट करिए। चलिए दिव्या, फॉर एग्जाम्पल दिव्या, हेलो दिव्या। यस सर। ओके, रोल नंबर 29, यू कैन। हेलो, रोल नंबर 29, चलिए अनम्यूट करो माइक बेटा। यस सर। तो दिव्या, मान लेते हैं रोल नंबर 29 जापान के सिटीजन है, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं जापान के सिटीजन। और दिव्या जो है वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। और चिन्मयी जो है वो है हमारा अमेरिकन सिटीजन है। और यहाँ पे रोल नंबर 31 जो है, नम्रता जो है वो है आपका इंडियन सिटीजन। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करेगी? दिव्या से, या चिन्मयी से, या नम्रता से, या रोल नंबर 29 आपका नाम क्या है, सॉरी? तुषार। तुषार, सॉरी तुषार से। यस, तो ये सर तीनों जो में लोग से सर जो कलेक्ट लोग होगी। इंडिया में रहेंगे और काम करेंगे वो लोग भरेंगे टैक्स। ओके, तो नहीं, ये चारों में से कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं सिलेक्ट कर सकते हम लोग? नहीं सर, वो जो जो तो मतलब
बाहर के भी सिटीजन इंडिया में है, काम कर वेरी रहे हैं, गुड। उन्होंने सिटीजनशिप नहीं लिया तो वो लोग भरेंगे अगर टैक्स ब्रैकेट में आएंगे तो। यहाँ पे थैंक यू सो मच तुषार। ठीक है, तो वेरी गुड। आई मैं मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि ये पहले भी मैंने आपको ये चीज क्वेश्चन बताया था, आप लोग ने अभी तक याद रखा है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दूं कि वापस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, क्योंकि पूछा जाता है नॉर्मली बच्चे इंडियन सिटीजन का ही नाम लेते हैं, तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे सिटीजनशिप बेसिस, सिटीजनशिप का कोई भी लेना देना नहीं। इनकम टैक्स आर नॉट कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप, इट इज ओनली कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एज वेल एज नेचर ऑफ इनकम। अब मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, इनकम टैक्स इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, रेसिडेंशियल स्टेटस एज वेल एज नेचर ऑफ इनकम। तो पहले तो हम बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान में रखो कि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आपको जो है टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे। अब हमारे इंडिया में ऐसे तो कितने पर्सन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स हमारे इंडिया में कितने पर्सन हमने क्लासिफाइड किया, पर्सन को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, 7 कैटेगरीज में पर्सन को हमने क्लासिफाइड किया गया। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड artificial and judicial person. These are the 7%, ठीक है, which comes under person definition। ठीक है, तो अब हमें ये सातों पर्सन के बारे में बेसिकली आगे नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो सिलेबस अभी आगे का पार्ट में कवर होगा वो रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ओनली, नॉट अभी यहाँ पे आगे के सिलेबस में हम जो है कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम आगे के सिलेबस में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड इनकम टैक्स का जो प्रोविजन पढ़ेंगे और द पॉइंट ऑफ व्यू, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिविजुअल्स का हम लोग कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। तो रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी इंडिविजुअल को का हम लोग दो पार्ट में बेसिकली फर्स्ट क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज व्हाट, फर्स्ट अगर इधर वो या तो वो रेसिडेंट होगा, यस, या तो क्या हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चों, नॉन रेसिडेंट। अब ध्यान रखना बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, या तो वो रेसिडेंट है या फिर वो नॉन रेसिडेंट है। अब बच्चे एक कॉमन वर्ड बोलते हैं, क्या वर्ड है बच्चों, आप लोगों ने सुना रहेगा बहुत, या तो रेसिडेंट है या फिर वो क्या है, एनआरआई है। बच्चे आप काफी अपने फ्रेंड से सुने होंगे कि एनआरआई है, या तो रेसिडेंट है वो या फिर एनआरआई है। तो अगर अगर आप एनआरआई वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एनआरआई वर्ड नहीं यूज होगा। यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस है, नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं होता बच्चों, एनआरआई का डेफिनेशन होता है, फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम एनआरआई वर्ड जो है, एनआरआई और एनआर दोनों में एक माइनर डिफरेंस है, एक थिन लाइन डिफरेंस है। अब मैं, कोई बता सकता है नॉन रेसिडेंट और एनआरआई में क्या डिफरेंसेस है, हालांकि दोनों ही नॉन रेसिडेंट है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए तुषार और दिव्या वापस माइक अनम्यूट करिए, दोनों में डिफरेंस समझिए आप। आगे से मैं आपको नहीं बताऊंगा, आगे से कोई भी बच्चा ऐसा वर्ड यहाँ पे नहीं यूज करेगा एनआरआई बोल के, क्या यूज करेंगे वर्ड हम लोग, एनआर, नॉन रेसिडेंट वनली। ठीक है, चलिए तुषार अनम्यूट योर माइक बेटा, रोल नंबर यस 29। सर। हाँ, तो अभी तुषार जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हो, बॉर्न इंडिया में हुए, इंडिया के सिटीजन हो, क्या हो आप, इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन, बट आपका जॉब जो है अमेरिका में लग जाता है, आपका जॉब क्या हो जाता है, अमेरिका में लग यूएस जाता है। में। आप टोटली अमेरिका में ही रहते हो, सिटीजन कहाँ के हो, आप रहने के लिए अमेरिका में ही रह रहे हो, लेकिन सिटीजनशिप कहाँ की आपकी, इंडियन। इंडिया की है। अब अगर आप इंडिया में आते हो तो आपको क्या बोला जाएगा,
NRI, आप इंडिया के सिटीजन तो हैं लेकिन इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आया? आपको क्यों NRI बोला गया? क्योंकि आप इंडिया के सिटीजन हैं बट इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। फॉर दैट रीजन हम आपको क्या बोल रहे हैं? NRI, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब दिव्या, प्लीज अनम्यूट योर माइक। दिव्या, हेलो। यस हेलो सर। दिव्या। यस, आप अमेरिका के ही सिटीजन हैं और अमेरिका में ही रहते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझना। तुषार क्या था? इंडिया का सिटीजन थे और वो अमेरिका में रह रहे थे। लेकिन अब दिव्या का थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, केस अलग है। दिव्या क्या है? अमेरिका की ही सिटीजन है और अमेरिका में ही रहती है। तो अब अगर ये इंडिया आते हैं तो इनको क्या बोला जाएगा? NRI बोला जाएगा क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि NRI नहीं। लेकिन आप क्या इंडिया के रेसिडेंट हो क्या? नो। तो आप इंडिया के क्या हो? नॉन रेसिडेंट। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो NRI हैं वो लोग भी नॉन रेसिडेंट में ही आते हैं। तो हम आगे से जो क्लासिफिकेशन बताएंगे उसमें NRI वर्ड नहीं यूज करेंगे। NRI वर्ड हम कहाँ यूज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन हम सेपर साइड एक ही चीज ध्यान में रखेंगे कि हम NR वर्ड यूज करेंगे, नॉन रेसिडेंट ओनली, ठीक है। चलिए, हेलो, समझ में आया? ओके। अब हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस को दो पार्ट में हमने क्लासिफाइड किया, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास जो है रेसिडेंट, अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बनता है तो उसको हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, फर्दर दो पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा? वो एक देखो, हम यहाँ उसको पता करेंगे कि वो रेसिडेंट है तो है, लेकिन आगे हम उसको पता करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब हम ROR है या RNOR है, तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है ये। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे इंडिविजुअल, ये जो है किसके लिए बताया मैंने? इंडिविजुअल के लिए बताया, ये इंडिविजुअल के लिए बताया। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इंडिविजुअल के लिए कितने तरीके का रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल है, तो आप क्या बताओगे? कितने तरीके का रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल है इंडिविजुअल के लिए? बताओ बच्चों। दो। तीन तरीके का। दो कैसे? एक देखो, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप रेसिडेंट होंगे तो गवर्नमेंट आपको फर्दर एनालाइज करती है कि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे आपके तीन रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल हो सकता है। तो अगर इंडिविजुअल है आप, तो इंडिविजुअल के केस में तीन रेसिडेंशियल स्टेटस होगा। एक तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा जो होगा नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो आपका क्लासिफिकेशन कैसे होता है? पहले आपका रेसिडेंशियल स्टेटस में पहले ये चेक किया जाएगा कि अगर आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट होंगे तो वो फाइनल रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया आपका, वो फाइनल। लेकिन अगर आप रेसिडेंट होंगे हम आपको फर्दर चेक करेंगे कि आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया ये? तो हमारे पास कितने रेसिडेंशियल स्टेटस पॉसिबल है? एक तो ROR, इंडिविजुअल के केस में बता रहा हूं मैं, दूसरा RNOR, और तीसरा जो है NR। मतलब तीन रेसिडेंशियल स्टेटस हमारे के लिए पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं समझ में आया तो बताएंगे आप लोग। हेलो, अंडरस्टूड?
ये जो प्रोविजन है, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है, वो हमारा सेक्शन 6 में बताया जाता है। लेकिन हम आज जो है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि हम आज सेक्शन 5 कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे बच्चों? सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में मुझे इतनी चीजें जरूरत थी, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सेक्शन 5 जो है वो क्या है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सेक्शन 5 का मतलब होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है। अब हम ध्यान में रहे, इनकम को दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे। हम किसी भी इनकम को दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक पहला हमारा इंडियन इनकम और दूसरा हमारा फॉरेन इनकम। ठीक है। अब हमें वापस देखो, हमारा इंडियन इनकम और दूसरा हम लोग बताएंगे फॉरेन इनकम। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी इनकम को हम इंडियन इनकम बोलें या फॉरेन इनकम बोलें? कोई भी इनकम को हम इंडियन इनकम बोल सकते हैं या फॉरेन इनकम? सर कुछ बताओ तो सही, हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी इनकम जो है वो इंडियन है या फॉरेन है? तो बेटा रुक जाओ, धीरज रखो, हम सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ पे आपको बताने के लिए ही तो हम आए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब जरा देखिए, चलिए। तो सबसे पहले बोला गया कि हम किसी भी इनकम को इंडियन इनकम कब बोल देंगे। ठीक है। हम किसी भी इनकम को इंडियन इनकम कब बोलेंगे, उसके लिए रूल बताया गया। इफ इनकम अर्न इन इंडिया, या फिर और, अगर ये बातें नहीं है तो यहाँ पे ध्यान में रखें। और दूसरा पॉइंट बोला गया, इनकम डीम टू बी अर्न इंडिया। अगर ये भी बात नहीं है तो बोला गया और। थर्ड पॉइंट, इनकम रिसीव इन इंडिया। अब और फोर्थ पॉइंट, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया। ठीक। तो बोला गया अगर ये चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर इनकम को क्या मान लेंगे? इंडियन इनकम मान लेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? तो देखो यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 5। स्कोप ऑफ टैक्स, स्कोप का मतलब होता है टैक्सेबिलिटी, मतलब कौन कौन सी इनकम पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट टैक्स मांग सकती है या कलेक्ट कर सकती है। ठीक है। अब टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको पता करना किसी भी पर्सन का बहुत जरूरी है। उस बेसिस पे ही बता सकते हो कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स और नॉट। ठीक है। प्लेस ऑफ एक्रीवल एंड रिसीव ऑफ इनकम, अब वो जो इनकम जनरेट हुआ है उसको वो अराइज कहाँ हुआ है, एज वेल एज वो रिसीव कहाँ हुआ है, वो चीजें भी आपको पता करना जरूरी है।
तीसरा पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कौन से पर्टिकुलर ईयर में वो पर्टिकुलर ईयर इनकम जो है अर्न एंड रिसीव किया गया है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे कि बताया, अंडरस्टैंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड सम टर्म्स। हमारे पास 2 इनकम है, 2 टाइप की इनकम है, एक इंडियन इनकम, दूसरा फॉरेन इनकम। इंडियन इनकम कैसे पता चलेगी, हमने अभी अभी बताया ये सारी चीजें। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, और इनकम अर्न accrued और अर्न इन इंडिया, और इनकम डीम्ड टू बी accrued और अर्न इन इंडिया। मतलब और वर्ड दिया है, मतलब और ये चारों में से कोई भी एक पॉइंट अगर आ जाए तो हम उस पर्टिकुलर इनकम को इंडिया में बोल देंगे, इंडियन इनकम कंसीडर कर लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे इनकम अर्न इन इंडिया बोला गया। फॉर एग्जांपल तुषार, अनम्यूट योर माइक। हेलो। यस सर। हाँ, तुषार आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी जो है वो हमारा मुंबई में एक हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप बेसिकली रहते हो आप रहते हो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉपर्टी कहाँ है, मुंबई में। अब प्रॉपर्टी कहाँ है, बेसिकली इंडिया में, बराबर है। अब आपने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, किस पे दे रखी है, रेंट पे। और आपने अपने टेनेंट को बोल दिया कि सुनो, मैं रहता हूँ स्विट्जरलैंड में, आप ये लो मेरा स्विट्जरलैंड का अकाउंट नंबर, और हर महीने जो रेंट का अमाउंट है इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देना आप। तो मुझे बताओ, जो रेंट है आपको कहाँ रिसीव हो रहा है तुषार, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में रिसीव हो रहा है, लेकिन वो रेंट कहाँ पे अर्न किया जा रहा है, इनकम इंडिया, मुंबई। मुंबई में, इंडिया में। तो क्या आप इसे इंडियन इनकम मानोगे या नहीं मानोगे? यस। यस, इट इज इंडियन इनकम। भले ही तुषार ने उसे स्विट्जरलैंड में रिसीव करो, चाहे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में रिसीव करो, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपने इनकम अर्न इंडिया में कर लिया, आप रिसीव्ड कहीं पे भी करो, हमसे उससे कुछ भी मतलब नहीं है। हम उस पर्टिकुलर इनकम को क्या मान लेंगे, इंडियन इनकम मान लेंगे। समझ में आया क्या? हेलो, समझ में आया क्या आप लोगों यस को? सर। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। इनकम अर्न इन इंडिया क्या होता है, इनकम डीम्ड टू बी अर्न, मतलब वो मिला नहीं है, अर्न नहीं हुआ, अर्न हो सकता है, वो सेम तरीके का है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, तुषार जो है आप स्विट्जरलैंड में शिफ्ट हो गए, बराबर है, ठीक। हाँ। आपकी आपकी पूरी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है, बराबर है, हाँ। ओके। अब आपको वहां पे एम्प्लॉयर जो है, आपका एम्प्लॉयर, आप वहां जॉब कर रहे हो बेसिकली, आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला, आप जॉब कहाँ कर रहे हो, स्विट्जरलैंड में, बराबर है। हेलो, हाँ अब सर। मुझे बताओ आपको इनकम कहाँ से मिल रही है, इंडिया से या स्विट्जरलैंड से? स्विट्जरलैंड। आप इनकम अर्न वहां पे कर रहे हो, बराबर है, ठीक, बराबर है। तो आप यस। अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो, ठीक है, आप अपने एम्प्लॉयर को बोलते हो कि सर मुझे ना मेरी सैलरी जो, आपकी मम्मी ने बोला बेटा हमें कुछ पैसा चाहिए, तो आपने बोला ठीक है मम्मी, मैं अपने एम्प्लॉयर को बोलता हूँ वो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही आपकी सैलरी आएगी तो आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि सर मेरा 50% सैलरी जो है वो आप जो है मेरी मम्मी को भेज दीजिए, ठीक है, बराबर है। हेलो, यस सर। तो आपने 50% सैलरी जो है अपनी मम्मी के अकाउंट, या आपका कोई इंडिया का अकाउंट है, आपने उसमें ट्रांसफर करवा लिया, ठीक। हेलो, हाँ सर। तो अब मुझे बताओ ये इंडियन इनकम है या नहीं है? इंडियन इनकम नहीं है, लेकिन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। इंडियन इनकम नहीं है ले? नहीं, इंडियन इनकम नहीं है, मतलब सोर्स ऑफ इनकम तो स्विट्जरलैंड है ना, वहां से कमाया पैसा, बस ट्रांसफर किया इंडिया में। तो इंडियन इनकम मानेंगे नहीं इसे? नहीं मानेंगे सर, कमाया नहीं है ना इंडिया में। वो लास्ट लास्ट वाले केस में तो कमाया था, क्योंकि रेंट मुंबई से आ रहा था। बराबर है, तो हमने कमाया नहीं, इंडियन इनकम है इसलिए नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमाया ही नहीं है, बराबर है।
चलो बाकी लोग भी तुषार जैसा ही सोचते हैं या कुछ अलग सोचते हैं बाकी लोग, अदर्स, रिमेनिंग अदर्स, ये इंडियन इनकम है या नहीं है, बताएंगे आप लोग बच्चों? हेलो, क्या बाकी लोग कुछ सोचते ही नहीं क्या? हेलो, सोचते हैं कि नहीं सोचते आप लोग? चलो अच्छा ठीक है। देखो आप लोग जब तक कुछ बोलोगे नहीं, आप आंसर नहीं दोगे, मतलब कुछ तो कुछ आपको रिप्लाई करना होगा, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए। सर चलिए यहाँ पे देखते हैं चैट बॉक्स में किसी ने बोला है क्या, नहीं बोला है, ओके। चलिए मैं वापस बोलता हूँ, वापस जरा समझेंगे, वापस जरा समझेंगे आप लोग। देखिए सबसे पहले तो तुषार जो है जॉब कर रहा है वो कहाँ, स्विट्जरलैंड में, ओके। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि वो जो इनकम है अर्न कहाँ हो रही है, अर्न कहाँ कर रहा है, जैसे कि तुषार ने बताया वो इनकम अर्न जो है वो स्विट्जरलैंड में ही कर रहा है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? इनकम तो अर्न स्विट्जरलैंड में ही हो रही है। अब तुषार जरा समझना, यहाँ पे यहाँ तक इनकम अर्न आपकी स्विट्जरलैंड में हुई, ठीक है, जैसे ही आपने पहले केस में बोला कि वो इंडियन इनकम है क्योंकि इनकम मुंबई से आ रही थी, ठीक। यस सर। अब आपने बोला अपने एम्प्लॉयर को कि सर मेरा ये बैंक अकाउंट इंडियन बैंक अकाउंट है, ठीक है, इंडियन बैंक अकाउंट है, आप उसमें पैसा ट्रांसफर करिए। तो बेसिकली आप पैसा रिसीव कहाँ कर रहे हो? स्विट्जरलैंड। इंडियन वाले अकाउंट। हाँ हाँ, कहाँ स्विट्जरलैंड में? आपने अपने एम्प्लॉयर को, स्विट्जरलैंड में कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन रिसीव्ड इन्होंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि सर मुझे ना मेरा पैसा जो है मुझे इंडियन बैंक अकाउंट में ये मेरा इंडिया का एक अकाउंट है वहां पे चाहिए। तो इनकम रिसीव्ड कहाँ हो गया? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यस, बराबर है। यस सर। तो अब गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट बोलती है बेटा तुमने कमाया भले ही फॉरेन में है, कमाया अर्न इनकम भले ही फॉरेन में किया, लेकिन आपने इनकम कहाँ रिसीव किया? इंडिया में। तो देखो ये पॉइंट नंबर थर्ड तो वही बोल रहा है ना कि अगर आप इनकम इंडिया में रिसीव्ड भी कर लेते हो ना तो उसे हम इंडियन इनकम मान लेंगे, भले ही आपने इनकम अर्न कहाँ किया, स्विट्जरलैंड में। समझ में आया अभी? हेलो, हेलो, यस सर। तो इसे भी तुषार समझ में आया, ये इंडियन इनकम है, भले ही हाँ सर। आपने इनकम अर्न स्विट्जरलैंड में किया, लेकिन ये इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? हेलो, यस सर। यस सर। अब जरा समझिए आगे वाला पॉइंट, समझिए आगे वाला ये। अब तुषार ने अपने एम्प्लॉयर को बोला सर मेरा जो स्विट्जरलैंड में अकाउंट है वहीं पे रिसीव्ड, वहीं पे दीजिए, स्विट्जरलैंड के अकाउंट में दीजिए। तो अब इनकम रिसीव्ड कहाँ हुई, मुझे बताओ, इनकम रिसीव्ड कहाँ हो गई? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। रिसीव्ड इन स्विट्जरलैंड। ओके, अब तुषार ने कुछ समय बाद, आफ्टर 1 और 2 मंथ, तुषार ने क्या किया, इसी सेम इनकम को वो अपने इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। क्या है? इंडिया में ट्रांसफर कर दिया। वापस समझिए, हाँ ये अभी पहला वाला तो ये इंडियन इनकम है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसको, ये इंडियन इनकम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा इंडियन इनकम है, इसमें जरा सोच के बताना आप लोग। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वो पहले तो स्विट्जरलैंड के अकाउंट में रिसीव किया, मतलब रिसीव इन स्विट्जरलैंड है। तो अब मुझे बताएं, अब उसके बाद 2 महीने बाद ये वापस अपने इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू इंडियन अकाउंट। अब मुझे बताओ ये इंडिया में रिसीव, अब ये जो ये वाला सेकेंड पार्ट वाला इनकम है ये इंडियन इनकम है या नहीं है? हेलो, बोलो। यस सर। सर।
है या नहीं है? यस सर, है। है। तो बेटा आप लोग समझें, ये क्या है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बोलो। टैक्स। इनकम टैक्स। और टैक्स का एक रूल है, जब आपको लगने लगे आप सही जा रहे हो तो 1 मिनट रुक के सोच लेना, क्या आप सच में सही जा रहे हो। वापस वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, जब आपको लगने लगे कि आप सही जा रहे हो तो 1 मिनट रुक के सोच लेना कि क्या आप सच में सही जा रहे हो। तो जो लोगों ने इंडियन इनकम बोला सबका रॉन्ग है, ठीक। अब मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि अब आपने बोला कि ये इंडिया में हो, अब कुछ समय बाद 2 महीने बाद 2 महीने बाद तुषार ने फिर से इसी इनकम को जो ये इंडिया में ट्रांसफर किया, इसका एक और अकाउंट है नेपाल में, उसने इसी इनकम को नेपाल में ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ अब ये कहाँ की इनकम हो गई, नेपाल की हो गई क्या। फिर 2 महीने बाद इस तुषार ने इसी सैलरी वाली इनकम को भूटान में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या ये भूटान की इनकम हो गई क्या। आर यू गेटिंग माई नहीं सर, पॉइंट। स्विट्जरलैंड भी इनकम है। आप लोग मेरे बात समझ रहे हो। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी इनकम एक ही बार रिसीव्ड हो सकती है। जो फर्स्ट टाइम जो भी पर्टिकुलर कंट्री में रिसीव्ड होगी उसी पर्टिकुलर कंट्री में हम मान लेंगे कि रिसीव हुई। जैसे ये वाला पार्ट फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इंडिया में रिसीव्ड हुआ था तो इसलिए इंडिया में इनकम माना। ये वाला पार्ट फर्स्ट टाइम कहां पे रिसीव्ड हुआ, स्विट्जरलैंड में, तो इसे हम स्विट्जरलैंड में मान लेंगे कि रिसीव्ड हुआ। बाद में जब ट्रांसफर हो रहा है वो इनकम ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो क्या ट्रांसफर हो रहा है, रेमिटेंस ट्रांसफर किया जा रहा है। क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। तो अब यहाँ पे ये जो सारी चीजें हो रही है ये इंडियन इनकम नहीं मानी जाएगी। इज दिस क्लियर, समझ में आया, समझ में आया क्या आपको। यस सर। यस सर। आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या क्या है और ये वाला पार्ट समझ में आया। हेलो। तो कैसे आप अगर आप डायरेक्टली इंडिया में ला रहे हो बिना फॉरेन में रिसीव किए तो हम उसे मान लेंगे कि वो इंडिया में रिसीव हुआ है। इज दिस क्लियर, समझ में आया। चलिए, तो अब आपको 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आया तो आप किसी भी इनकम को क्या बोलेंगे, वो इंडियन इनकम या फॉरेन, इंडियन इनकम या इंडियन। फॉरेन। ये चारों में से कोई भी एक होना चाहिए, चाहे आपने इंडिया में अर्न कर लिया, चाहे आपने इंडिया में रिसीव्ड कर लिया, चाहे आप डीम टू बी अर्न है, डीम टू बी रिसीव्ड है, अगर है वो ये चारों में से कोई भी पॉइंट आता है तो इंडियन इनकम है। अच्छा, हमने एक काम किया, हमने इनकम अर्न भी इंडिया में किया और इनकम रिसीव्ड भी इंडिया में किया। अब मुझे बताएं इंडियन है या फॉरेन। इंडियन। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इंडिया में रहता हूँ, मेरा कॉलेज में जो है इंडिया में जीवीएम मेहता कॉलेज में जॉब कर रहा हूँ, सैलरी अर्न कहाँ कर रहा हूँ, इंडिया से, और सैलरी मैंने रिसीव भी कहाँ किया, इंडिया में। तो इंडियन या फॉरेन, इंडियन। इंडियन। क्यों, क्योंकि हमने इनकम और हमारा गवर्नमेंट क्या बोल रही है, चारों में से कोई एक पॉइंट आप फुलफिल करो तो हम इंडियन मान लेंगे। हमने तो दोनों ही फुलफिल कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया। मतलब हमने एक पॉइंट नहीं करके दोनों पॉइंट कर लिया, तब तो इंडियन इनकम है ही है, तो उसमें कोई डाउट और क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, हमें इंडियन इनकम के बारे में समझ गया, हम अभी आगे से मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो जरूर बच्चों मैं आपको ये इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि दोबारा आप लोग मिस्टेक करेंगे, लेकिन आई होप मुझे जान के खुशी हुई, पहली सर, बार ये हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर फोर्थ पॉइंट फिर से बताइए। डीम्ड टू बी रिसीव ना, मतलब यस आपने सर। इनकम रिसीव्ड इंडिया में नहीं किया है, रिसीव्ड होने वाला है, दैट इज नोन एज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। ठीक है, समझा क्या आपको। यस सर। ओके, अब मुझे लेकिन एक ये पहला बैच है जहां पे मैं एक हफ्ते बाद वापस वही, मतलब एक हफ्ते नहीं, 2-3 दिन बाद वो क्वेश्चन पूछा तो सारे लोग ने राइट आंसर दिया। लेकिन नॉर्मली जब मैं पूछता था अब तक तो सब लोग वापस से वही इंडियन सिटीजन का नाम लेते थे। लेकिन ये जान के खुशी हुई
तो चलिए आप लोग इस बातों को ध्यान में रखें कि ये चारों में से कोई भी पॉइंट आएगा तो इंडियन इनकम होगा। अब सर फॉरेन इनकम के बारे में बता दीजिए। ठीक है, बोला गया फॉरेन इनकम, इनकम अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर कोई भी इनकम अर्न एज वेल एज रिसीव्ड, दोनों ही चीजें क्या हुई है, आउटसाइड इंडिया हुई है, तो हम उस पर्टिकुलर इनकम को क्या मान लेंगे, फॉरेन इनकम। जैसे यहाँ पे ये वाले केस में यहाँ पे देखो, इनकम अर्न, इनकम तुषार ने इनकम अर्न कहाँ किया, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और आपने इनकम रिसीव्ड कहाँ किया, स्विट्जरलैंड में ही ना, ये वाला पार्ट हाँ बराबर है। तो आपने स्विट्जरलैंड, तो इस इनकम को हम क्या मान लेंगे, फॉरेन इनकम। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ में आया क्या आपने को। तो इनकम अर्न एज वेल एज रिसीव्ड बोथ आर डन इन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया दोनों ही चीजें हुई, तो हम उसको जो है फॉरेन इनकम मान लेंगे। इज इज क्लियर। आई होप अभी ये डाउट क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर होगा कि कब हम इंडियन इनकम मानेंगे और कब हम फॉरेन इनकम मानेंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को, अंडरस्टूड एवरीवन। Yes, sir. Yes, yes. चलो वेरी गुड। तो देखो ये चारों पॉइंट ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखो ये चार में से कोई एक रहेगा तो इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, इनकम विच इज नाइदर रिसीव्ड इन इंडिया और नॉट एक्रीव्ड इन इंडिया, मतलब इनकम एक्रीव्ड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हुआ है तो उसको हम इंडियन फॉरेन इनकम मान लेंगे। ठीक, चलिए ये सब जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आपको डिटेल में आगे मैं जाता हूँ, इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ फॉर्मेट पे। तो हम अगर किसी, ये देखो हमारे पास ये फॉर्मेट है, मैं डिटेल फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, डायरेक्ट डिटेल वाले फॉर्मेट पे आ जाता हूँ। अगर हमने किसी भी इनकम को क्या मान लिया बच्चों, क्या मान लिया, इंडियन इनकम मान लिया, ठीक? तो हम उस इनकम को क्या बोलेंगे, उस इनकम को क्या बोलेंगे, Indian income. इंडियन इनकम। अगर हमने किसी इनकम को इंडियन इनकम, अच्छा आपको पता तो चल जाएगा अभी कि इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम, बराबर है। अगर वो इंडियन इनकम है तो वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी हो, चाहे आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे आप नॉन रेसिडेंट हो। बेसिकली आप ध्यान में रहे कि ये सारे पॉइंट सेम है, दिख रहा है आपको, समझ में आया। अगर वंस वी डिसाइडेड कि दैट पर्टिकुलर इनकम, this particular income is Indian income, then that particular income is taxable in all cases, whether you are resident and ordinary resident or resident but not ordinary resident या नॉन रेसिडेंट, तो वो तीनों ही केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। इज दिस क्लियर। ठीक है, इंडियन इनकम के लिए कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए कि वो इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल है या नहीं है। अगर वंस यू डिसाइडेड कि ये इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल कर दो तीनों ही केसेस में। समझ में आया आपको। हेलो, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. अब हमारा अगर कोई फॉरेन इनकम है, फॉरेन इनकम के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। फॉरेन इनकम, ठीक, फॉरेन इनकम के बारे में समझिए जरा। हमारे पास फॉरेन इनकम को हम जब भी आएगा तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में बच्चों, ओके, कैरियर गाइडेंस का लेक्चर है क्या आज, ओके ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ ही पे ब्रेक ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर, बाय बाय एवरीवन। आई होप आज का जो है समझ में आया रहेगा आप लोगों को। और मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट सेशन आप मिस ना करें। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड, ये टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और डेफिनेटली ये अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ये सेम क्वेश्चन आपको 15 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही गोल्डन चांस होता है 15 में से 15 स्कोर करने का।
14 भी नहीं मिलता, 15 में से 15 अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एवरीवन। अगर देखो मैंने बोला होगा तो, अभी अगर चांसेस है कॉलेज ओपन हो गया, अगर 1 महीने के बाद सब सिचुएशन नॉर्मल है, ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है, तो कॉलेज ओपन भी हो सकता है ना, और ओपन होगा तो ऑफलाइन एग्जाम ही होगा। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन एग्जाम। आप ऐसा मत बोलो कि बाद में हमें पता ही नहीं था, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एवरीवन। मैं बार बार ये चीजें आपको